हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो अपना लास्ट टॉपिक है आज इस थर्ड यूनिट का, इनके तीसरे क्वेश्चन का। अपन थोड़ा यूनिट वाइज नहीं कर रहे, क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी को प्रॉब्लम आ जाए कि सर यूनिट तो कंप्लीट हुई नहीं, तो इसलिए पहले बता दूं कि 3 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ तक आपके, जो अभी तक पढ़ा दिया लगभग 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे आप, वही बुक आपको पढ़ा दी जाएगी। अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए आप। क्वेश्चन लिखिए। अरे यार ये इंक फिर ख़त्म हो गई। इंक डाल लो एक बार में। तब तक आप लिखिए क्वेश्चन। सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का, पहले हमने अनुदैर्ध्य के लिए पढ़ा था, अब अनुप्रस्थ तरंग के लिए पढ़ेंगे। सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना। ये सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग, सिद्ध क्वेश्चन ये फर्स्ट, सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग तनाव के मूल के समानुपाती होता है। सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्या करना है अपने को? ये प्रूफ करना है। यही कर देता हूँ। ये प्रूफ करना है अपने को। वेलोसिटी यानी कि किसके प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टी। अब दूसरा लिख लो अथवा में। क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करो कि तनी हुई डोरी में सिद्ध करो कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगों का उद्भव होता है या संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अथवा लगा लो यहां पर।
ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके इसी बुक में, एक समान तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के संचारण को समझाइए, यानी कि ये वाला, तथा सिद्ध कीजिए कि वेग, ये भी प्रूफ करना है इसी में, v = T/m होता है, जहाँ T तनाव बल तथा m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक तीसरा नंबर का और लिख लेते हैं अपन, लिखिए अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित करो, अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित करो और एक उदाहरण के द्वारा, और एक उदाहरण के द्वारा अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण ज्ञात करो। द्वारा अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए एक क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है, क्वेश्चन एक ही है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ो, सिद्ध करो कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग तनाव बल के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और हमको ये भी प्रूफ करना है कि v = T/m। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी प्रूफ करवाता है ये। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो सिद्ध करो कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का उद्भव होता है या संचरण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित करो और एक उदाहरण के द्वारा अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, जिनमें जो कंपन होता है, कैसे हो, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तरंगों में जो कण होते हैं उनके कंपन कैसे होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। जैसे ये तरंग जा रही है कोई, तो इनके जो, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाएंगे। जैसे ऐसे हो तरंग संचरण की दिशा में, तो कैसे हो जाएंगे, अनुदैर्ध्य, और ऐसे हो लंबवत हो, तो कौन सी तरंग कहलाएगी, अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर? तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन उतारिए आप फटाफट, फिर आगे चलते हैं, इनके सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, और किसी ने नहीं उतारे हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतारें। इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले हमने अनुदैर्ध्य की बात की, अब अनुप्रस्थ की बात करेंगे। वही सेम प्रोसेस, लास्ट में निकालना क्या है, इनका अवकल समीकरण निकालना। लिखिए अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, अब देखिए पहले समझा देता हूं, फिर डायग्राम, जैसे डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y और ये x। ये अपनी कोई वेव है, क्या है, ये अपनी वेव है।
और एक कण है, इनके कंपन किस दिशा में है? यूं, लंबवत। कैसे हैं इनके, कैसे हैं? लंबवत, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और अभी इसके अगर ऐसे होते हैं तो ये तरंगे कौन सी हो जाती? कंपन अगर तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होते तो कौन सी हो जाती? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अब लिखिए, इधर टी है, इस डायरेक्शन में टी, एक्सिस हटा दूं, ये इस तरफ वाई। लिखिए, पहले एक बार लाइन लिख लेना, फिर उसके बाद में डायग्राम बनाना। ठीक है, लिखिए, वे तरंगे जिनमें उपस्थित कणों का कंपन, वे तरंगे जिनमें उपस्थित कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, वे तरंगे जिनमें उपस्थित कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये डायग्राम बना लो। लिखिए, अनुप्रस्थ तरंगों को समझाने के लिए एक डोरी की कल्पना करते हैं और इस डोरी में तरंग संचरण को परिभाषित करते हैं। ये तरंग संचरण दो पदों में परिभाषित होता है। लिखिए, फिर से सुनिए, अनुप्रस्थ, ये डायग्राम बनाने के बाद में लिखना है, अनुप्रस्थ तरंगों को समझाने के लिए एक डोरी की कल्पना करते हैं और इस डोरी में तरंग संचरण को, इस डोरी में क्या करेंगे हम? तरंग संचरण को परिभाषित करेंगे और ये तरंग संचरण दो पदों में परिभाषित होता है। पहला, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ए थ्योरेटिकल। इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। मूल बिंदु है, यहाँ से एक डोरी लेते हैं, यहाँ तनी हुई, क्या लेते हैं? एक तनी हुई डोरी लेते हैं, जिससे क्या बांध देते हैं? ये एक घेरनी है, उससे ये क्या लटका हुआ है? एक पिन लटका हुआ है नीचे की ओर, जिसका वेट कितना है? ये mg। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? l। देखिए, एक बार एक डायग्राम समझ लीजिए, फिर इसके बारे में लिखते हैं। दड़ बिंदु से क्या करते हैं? हम एक तनी हुई डोरी लेते हैं, यूं ये लेते हैं, और यहाँ पे घिरनी लगा के रखते हैं यूं गोल गोल, जिससे नीचे की ओर एक पिन mg यानी कि m, इस वेट का पिन लटका हुआ होता है। अब क्या करते हैं? बीच में से इसको पकड़ते हैं, यूं पकड़ते हैं तो यहाँ ले जाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। अब ये इसको भूल जाओ, ऐसी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? कंपन होंगे, और वो कंपन कैसे होंगे? तो इनमें जो तरंगे उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? अनुप्रस्थ तरंगे उपस्थित होंगे, लेकिन जो कंपन होंगे वो कैसे होंगे? लंबवत होंगे, जिस वजह से मैंने क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए, यही चीज़ लिखनी है अपने को। सर्वप्रथम हम एक डोरी की कल्पना करते हैं। सर्वप्रथम हम एक डोरी की कल्पना करते हैं। माना इस डोरी की लंबाई l है, माना इस डोरी की लंबाई l है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। इस डोरी के एक सिरे को दर्द बिंदु O से बांध देते हैं। इस डोरी के एक सिरे को दर्द बिंदु O से बांध देते हैं तथा दूसरे सिरे पर घिरनी की सहायता से एक पिंड लटका देते हैं, तथा दूसरे सिरे पर घिरनी की सहायता से एक पिंड लटका देते हैं। माना इस पिंड का द्रव्यमान m है, माना इस पिंड का द्रव्यमान m है। इस पिंड के कारण डोरी में तनाव उत्पन्न होता है। इस पिंड के कारण डोरी में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। अब हम डोरी के मध्य बिंदु को पकड़कर ऊपर की ओर खींचते हैं,
अब हम डोरी के मध्य बिंदु को पकड़कर ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं। ये पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, ये ऐसे आगे छोड़ते हैं, जिसके कारण डोरी कंपन करने लगती है और ये कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इन कंपनों से उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को संतुष्ट करती है। क्या होता है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो क्या होता है, डोरी कंपन करती है। क्या करती है, कंपन करती है, जिस वजह से क्या होता है, जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये क्या करती है, अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति को संतुष्ट करती हैं। इसलिए तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे, एक बार फिर से सुनिए, इसलिए तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती है, इसलिए तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अब ये हो गया। अब सेकंड पोर्शन अपना मैथमेटिकल, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, और इसमें क्या करेंगे गणितीय विश्लेषण में, देखिए mg। अब क्या करेंगे, दो तल ले लेते हैं। जैसे मान लिया पहला वाला अपना ये है, A है, जैसे पिछली बार किया था ये B है। कंपन तल देख लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु लेते हैं यूं, थोड़ी सीधी जानी चाहिए लाइन, तो ये यहाँ आ जाएगा। लाइन को ही थोड़ा यूं कर लो ना, ये यूं, ये बिंदु A है, बिंदु B है। ये यहाँ के थीटा बना रहा है और ये यहाँ भी थीटा बना रहा है। ये डायग्राम थोड़ा क्या है कि इसको यहाँ से मिला दो, ये हो गया थीटा, वो भी थीटा, यानी कि ये वाला θ1 और ये वाला θ2, ये हो जाएगा θ1 और ये θ2, ये 2 है। ये डायग्राम बन गया अपना। अब देखिए एक्सिस बनाते हैं, तो इस एक्सिस को यूं कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, ये हो जाएगा θ2। इन दोनों के बीच की वही दूरी अपनी पहले माने थे डेल x, ये अपनी गिरनी, ये m द्रव्यमान का पिंड, ठीक है, ये l लंबाई की तनी हुई डोरी। अब लिखिए अनुप्रस्थ तरंगों का, लिखिए अनुप्रस्थ तरंगों का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक आदर्श डोरी की कल्पना करते हैं। एक आदर्श डोरी की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये आदर्श डोरी पूर्णतः प्रत्यास्थ होनी चाहिए, और इस डोरी में द्रव्यमान का वितरण घनत्व समान होना चाहिए। द्रव्यमान का वितरण कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। माना इस डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, माना इस डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, m है। वह इस डोरी में अल्पांश आयतन डेल x, अल्पांश आयतन कितना है, डेल x है। वह इस डोरी में जो कि चित्र में AB से व्यक्त किया गया है, AB से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। बिंदु A पर ढाल प्रवणता θ1 है तथा बिंदु B पर ढाल कितनी है, θ2 है। अब एक ये वाला डायग्राम बनाइए फटाफट, फिर दूसरा करते हैं अपन। अब इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, लंब क्षैतिज के और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ के इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। वो कंपोनेंट्स कैसे होंगे देखते हैं।
से बनाते हैं ये बना लिया, और अपनी जो टेंजेंट थी ये थी, ये ऐसा, ठीक है। ये बिंदु ए के लिए मान लेते हैं और ये बिंदु बी के लिए, थोड़ा दूर हो गया लेकिन कोई बात नहीं। क्लियर? ये कितना था? ये था अपना θ1 और ये कितना था? θ2। ठीक है, ये कितना होगा? θ1 और ये θ2। अब ये कितना हो जाएगा? क्षैतिज वाला कितना हो जाता है? t cos θ1 और ये t sin θ1, ये t cos θ2, ये t sin θ2। ये कंपोनेंट्स होंगे इसके। चाहे तो इसको थोड़ा लंबा कर लो, यूं। ये क्लियर? अब लिखिए, ये डायग्राम बनाना है, इसको कंपोनेंट्स के रूप में कर लेते हैं हम। अब लिखिए, ऐसे तो होता है, कंपोनेंट्स में लिखते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ तो cos θ, जैसे cos θ, वाई की तरफ आ जाता है sin θ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए, अभी चलते हैं आगे, लिखते हैं, फिर देखना आप। अब हम तनाव को घटकों में वियोजित करते हैं। बिंदु ए पर तनाव का क्षैतिज घटक t cos θ1, हम तनाव के लिए घटकों में कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? t। और बिंदु बी पर क्षैतिज घटक t cos θ2। अतः क्षैतिज में परिणामी बल, अतः लिखिए, अतः क्षैतिज में परिणामी बल F कितना होगा? देखो, t cos θ1 t cos θ2। ये क्या कह रहा है? बिंदु ए पर क्षैतिज घटक कितना है? t cos θ1 और बिंदु बी पर क्षैतिज घटक कितना है? t cos θ2। अब हम मान लें यहां ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। लिख लीजिए एक बार, यहां ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। यह ऋणात्मक चिन्ह क्या करता है? विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। टी को बाहर ले ले, मिटाता हूं इस तरफ से। क्या हो जाएगा? टी को बाहर लेते, टी cos θ1 माइनस θ2। यदि θ1 व θ2 दोनों कैसे हो? अत्यल्प हो, यदि θ1 व θ2 दोनों अत्यल्प हो तो cos θ1 या फिर 2 किसके बराबर होगा? 1 के। तो Fn t 1 माइनस 1 नेट फोर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्षैतिज में परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है। क्षैतिज में परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है, जिसके कारण क्षैतिज में कंपन संभव नहीं है। जिसके कारण क्षैतिज में कंपन संभव नहीं है। इस वाली कंडीशन को इसको फर्स्ट कंडीशन दे देना। अब सेकंड लिखना, अब हम तनाव के ऊर्ध्वाधर घटकों का वियोजन करते हैं। अब हम तनाव के ऊर्ध्वाधर घटकों का वियोजन करते हैं। लिखिए,
अतः ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल, अतः ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल कितना होगा वो देखिए। अतः ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए टी, ए बिंदु पर कितना है टी साइन थीटा 1 और बिंदु बी पर कितना है टी साइन थीटा 2। देखिए एफ टी साइन थीटा 1 माइनस टी साइन थीटा 2, टी को बाहर ले लो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 जैसे अत्यल्प हो तो या फिर वहां लिख लिया ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि डाल के कर लो, चूंकि से काम चल जाएगा अपना। लिखिए चूंकि थीटा टी थीटा 1 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। या फिर ऐसे कर लेते हैं, या लिखिए समीकरण नंबर 2, इसको दे समीकरण 2, अतः उपरोक्त समीकरण 2 से लिखिए अतः स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल प्राप्त होता है, इसलिए कंपन ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगे यदि अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति, यही अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति है। सुनिए दोबारा फिर से, अतः स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल प्राप्त होता है, इसलिए कंपन ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगे यही अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति है। अतः स्पष्ट होता है कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ होगी, अतः स्पष्ट होता है कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ होगी। ये टेन थीटा किसके लिए लिया गया है, प्रवणता, उसके लिए हम टेन थीटा लिखते हैं ना, तो इसलिए ये लिया गया है। और हमने पिछली वाली क्लास में जो वो अनुदेरे के लिए बात की थी, तो वो इसलिए हमने एस ए और एस बी लिखी है। तो अब ये आप फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं और आगे अब इसकी जो मैथमेटिकल पोर्शन बचा हुआ है वो करते हैं। उतारिए आप फटाफट, और किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। अब इसका अवकल समीकरण वो देखते हैं।
अब निकाल दें सी, अवकल समीकरण। देखिए हम जानते हैं समीकरण 3 से देखिए F इक्वल टू क्या मिलेगा, टी एस ए एस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एस ऊपर नीचे डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंशिक अवकल रूप में लिखने पर देखो ऐसे लिख सकते हैं, आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे तो समीकरण 1 था अपना, उसमें ये लिख लीजिए S इक्वल टू लिखा था ना, डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स, ढाल वही मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। समीकरण 1 से मान रखने पर F इक्वल टू टी डेल एक्स डेल वाई और ये डेल एक्स और ये भी डेल्टा एक्स। तो F इक्वल टू अपने पास क्या बचेगा, टी डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा एक्स। क्लियर। इस नंबर को दे दीजिए, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, या फिर इक्वेशन 1 में आपको थोड़ा आगे लिख लेना है, एस लिखा था ना वहाँ पे, जैसे एस ए एस बी ये सब लिखा था ना, तो एस इक्वल टू लिख लेना डेल साई वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, ढाल। ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, वाई डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 लिखिए। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है। द्रव्यमान मल्टीप्लाई किसके होता है, त्वरण के। किसके होता है, त्वरण के। अब लिखिए डेल्टा एक्स लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमने लिखा था, लिखिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, m, अतः डेल्टा एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, m इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। नीचे लिखिए तरंग का कंपन y दिशा में हो रहा है। इसलिए त्वरण कितना होगा, डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर मान रखने पर। अब दोनों मान रखेंगे इसमें,
मान रखेंगे तो F बराबर हमें क्या मिलेगा, ये m, ये डेल्टा x और ये डॉट डेल y डेल t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब समीकरण 4 व समीकरण 5 से यह लिखिए, समीकरण 4 व समीकरण 5 से t डेल x डेल y डेल x स्क्वायर इक्वल टू m डेल x y डेल t स्क्वायर। ये डेल x से डेल x बट कैंसिल आउट, बचा गया डेल y स्क्वायर डेल x स्क्वायर m अपॉन t डेल y डेल t स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, डेल y, इसको नीचे ले लेते हैं 1 अपॉन t अपॉन m y t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। इसको नीचे हमने इसलिए लिया क्योंकि ये एक विमीय तरंग संचरण समीकरण है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, तो वो लिखिए, हम जानते हैं एक विमीय तरंग समीकरण से, एक बार इधर देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। अवकल समीकरण निकालना है तो हम ये जानते हैं, ये लो f डेल एस, ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट रखी थी ना, उसमें लिख लीजिए। कहाँ था वो, ये था, वहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट तक कर लिया था। अब समय हम जानते हैं ये होता है, ये क्या है, ढाल, इसको हम डेल एक्स लिख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा कैसे, इसको हम अवकलन आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एस की वैल्यू में पता ही है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो मान रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एफ की वैल्यू में ये प्राप्त हो जाएगी। अब बल हम जानते हैं, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है तो डेल एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, m डेल एक्स। तरंग y दिशा में जा रही है तो इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा, डेल y। ठीक है, एक्सपेक्ट में डेल t स्क्वायर, मान रखने पे ये f आ गया। अब 4 और 5 का दोनों को सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म ले आए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग बता सकते हैं आराम से। और यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या हो गया, यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल। हम जानते हैं एक विमीय तरंग समीकरण से, वो क्या होता है, डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर। सही, यही होता है। लिखिए, अब समीकरण 6 समीकरण 7 को संतुष्ट करता है, इसलिए समीकरण 6 अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण है। समीकरण 6 समीकरण 7 को संतुष्ट करता है, इसलिए समीकरण 6 अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण है। अब आगे लिखिए, समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर में क्या मिल जाएगा, टी अपॉन एम। तो वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट में टी अपॉन एम। तो अगर बात की जाए, इसको इक्वेशन नंबर 8 रख दीजिए। लिखिए, समीकरण 8 अनुप्रस्थ तरंग के वेग का बीजीय व्यंजक कहलाता है। समीकरण 8 अनुप्रस्थ तरंग के वेग का बीजीय व्यंजक कहलाता है, जहां टी तनाव mg, v अनुप्रस्थ तरंग का वेग
और m क्या है, ठीक है। जहाँ t तो क्या था, तनाव mg, और v क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का वेग। इतना क्लियर हो गया। अब लिखिए, डोरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डोरी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है जिसकी त्रिज्या r है, अतः इसका क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक बार, डोरी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या r है, अतः क्षेत्रफल a क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और घनत्व क्या होता है, इसमें भी घनत्व निकाल लेते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इनके घनत्व को अगर d से ले लें तो m इक्वल टू वी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv। और v का आप लोगों को पता ही है क्या होता है, v क्या होता है, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। दूरी कितनी है, x, और वो कितनी है, डेल x लेंगे अपन यहाँ पे, क्या लेंगे, डेल x। तो देखो m इक्वल टू डी ए डेल x। क्लियर। अब यहाँ तक उतारिए, फिर इस तरफ करते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक फटाफट उतारिए। यहाँ m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यहाँ m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ये उतार लिया, किसी ने उतार तो वीडियो पॉज करे और आराम से उतार। यहाँ m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई यानी कि डेल एक्स, डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स 1 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, डी ए, और a की वैल्यू हमारे पास ये है m डी पाई आर स्क्वायर। कि मिल गया m डी पाई आर स्क्वायर डी। समीकरण 8 में मान रखने पर, समीकरण 8 में मान रखने पर, और समीकरण 8 क्या था अपना, v इक्वल टू टी एम। तनाव T क्या होता है, m g। वैल्यू रखो, समीकरण 8 में मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रूट एम जी इक्वल टू समीकरण 9 मिल जाएगा, ये वाला समीकरण मिल जाएगा, वी टी इक्वल टू एम जी पाई आर स्क्वायर डी। समीकरण 9 से लिखिए, समीकरण 9 से स्पष्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग, अनुप्रस्थ तरंग का वेग m, ये वाला कैपिटल M वो द्रव्यमान था, ये तनाव वाला M है, M कैपिटल M, R डोरी की त्रिज्या, ऐसे लिखना है, R डोरी की त्रिज्या, व ऐसे कॉमा लगा के D पर निर्भर करता है, D पर निर्भर करता है। यहां तक कंप्लीट हो चुका है आपका। इसमें कुछ ही नहीं करना, वो जहां तक करना था वो कर लिया। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल कितना है अपना a, और दूरी कितनी है, डेल x। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv, और v की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली आ जाएगी। अब m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि लंबाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे 1 रखेंगे ये आ जाएगा। इसमें हम क्षेत्रफल की वैल्यू रखेंगे, क्षेत्रफल की वैल्यू जैसे पुट करेंगे, यानी कि ये पुट कर दी, ये ऐसे हो जाएगा। तो m की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ। t क्या है, तनाव, और तनाव इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M मल्टीप्लाई के साथ g, ये वाली। तो m और m स्मॉल m की यानी कि द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे अब क्या करेंगे, वेग क्या होगा, कैपिटल M पर निर्भर करेगा, R पर निर्भर करेगा, और ये जो घनत्व है D पर निर्भर करेगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप तक यहाँ तक आपके जो ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो फटाफट उतारिए यहाँ तक।
और यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर किसी ने उतारा तो वीडियो पॉज करें, आराम से उतार लें। इसके बाद में मैंने एक वीडियो और बनाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर। तो वो एक वीडियो तो है, वो सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन है और मैक्सवेल के बारे में, यानी कि कंप्लीट बोले तो वो इंट्रोडक्शन ही है। तो वो अभी हम वहीं तक करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये छोड़ दिया। यहाँ तक 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपकी दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर कमेंट करें, बताएं कौन सी बुक पढ़नी है आपको, तो उस अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे, वरना फिर मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ाऊँगा ही मैं आपको। तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक थी। आराम से पढ़े, आराम से, कोई दिक्कत आई यहाँ तक क्वेश्चन में कहीं पे भी, मैंने आपको अच्छे से करवाया। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आप चाहें ठीक है, धन्यवाद।